हेलो फ्रेंड, मैं वीर कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइज पे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे टाइप को अच्छी तरह से समझा पाया हूं, और आज के हमारा जो ये टाइप है वो मिश्रण वाले टाइप है, और इसमें सीखेंगे मिक्सर वाले जो प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा मिक्सर पे। तो बात करेंगे कि मिक्सर होता क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। तो इसी पे हमारा जो परसेंटेज है उसको देखेंगे। मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है हमारे पास, और इस कंटेनर में दूध और पानी दोनों मिलाया हुआ है। ठीक है, दूध और पानी की मात्रा है इसमें, और ये मात्रा जो है 2:3 में मिलाया गया है। मान लेते हैं दूध और पानी का जो रेशियो है वो 2:3 में मिलाया गया है। लेकिन अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इस मिश्रण में से अगर हमको मिश्रण में से कुछ मात्रा अगर निकालना हो, तो जो मात्रा निकालेंगे उसमें तो दूध और पानी दोनों साथ में निकलेगा, क्योंकि दोनों मिला हुआ है इसमें। तो अगर दोनों मिला हुआ है तो किस अनुपात में वो निकलेगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपने जिस मात्रा में इसमें मिश्रण को मिलाया है उसी मात्रा में आप इसमें से दूध और पानी को निकाल सकते हैं। अगर जो भी निकलेगा वो भी 2:3 में ही निकलेगा। तो बस इसी पर हमारा पूरा मिश्रण वाले जो परसेंटेज है वो जिस अनुपात में आपने मिश्रण में कुछ मिलाया हो उसी अनुपात में निकलेगा। तो आइए आज के प्रश्न देखेंगे, और आज का जो पूरा बात होगा वो मिश्रण पर ही होगा, जिसमें सीखेंगे मिश्रण के परसेंटेज को कैसे बनाते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पिछले वीडियो का होमवर्क था, जिसमें दिया गया था जनसंख्या वाले जो प्रश्न आपको बताया गया था, उसमें का होमवर्क है ये। तो देखते हैं इसके आंसर क्या है। तो इसमें दिया गया था वर्तमान जनसंख्या, जो हमारा कितना था 12,000 था, और एक वर्ष के बाद ये जनसंख्या हमारा 12,800 हो जाता है। अगर प्रतिशत में देखें कि कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बोलेंगे 800, और ये वृद्धि हुई है पिछले वाले पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 जीरो से चला जाएगा, ये 1 जीरो से ये चला जाएगा, 4 से 3 बार में, 4 से 20 बार में। तो कहने का मतलब कि 20/3% की वृद्धि हुई है। टोटल हमारे पास जो जनसंख्या है वो 20/3% की वृद्धि हुई है, टोटल जनसंख्या एक वर्ष के बाद। अब करना क्या है इसमें, तो आप इसमें क्या करेंगे, एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, दोनों का एक एक वर्ष का जो जनसंख्या वृद्धि है वो दिखाया गया था इसमें। तो इसमें था कि पुरुषों की जनसंख्या 6% वृद्धि होती है, ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या 8% वृद्धि होती है। और हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, 20/3%। तो आप क्या क्या करेंगे, इसको एलिगेशन लगाएंगे। अगर आपने भी एलिगेशन से बनाया है तो अच्छी बात है। यहाँ पर से अगर हमको 3 हटाना हो तो क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाले जो होते हैं वो आंसर कभी कभी दशमलव में भी आ सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है माइनस प्लस करने में। तो इसलिए हम 3 को हटाना चाह रहे हैं। तो 3 को हटाएंगे तो यहाँ 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर अगर मैंने 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ से ये 3 से ये 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा 20 बच जाएगा। अब यहाँ पर से माइनस कर लेंगे, 24 में से 20 गया 4, और इधर 20 में से 18 गया तो 2, काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास टोटल यूनिट है 3, और ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये 12,000 के, क्योंकि टोटल हमारे पास 12,000 था जनसंख्या। तो 2 किसके बराबर, क्योंकि मेल है, मेल का प्रश्न में मेल का ही पुरुष का जनसंख्या पूछा गया था, तो 2 किसके बराबर। तो जब इसको काटेंगे तो 4,000, और ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8,000। तो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 8,000 है, और इस प्रकार से जो इसका आंसर था ऑप्शन ए इसका सही आंसर था।
अगर आपने एलिगेशन से बनाया है तो अच्छी बात है, क्योंकि एलिगेशन इस पर लग ही सकता था। एलिगेशन एक शॉर्ट मेथड होता है बनाने का। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एलिगेशन लगेगा, हमें कैसे पता चल गया कि यहाँ पर एलिगेशन का यूज होगा? तो सीधी बात है कि यदि महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पर दिया गया था और यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या दिया गया था और दोनों की जनसंख्या को एक जगह बढ़ाकर यहाँ पर लिखा गया था, तो आप समझ जाएं कि जो यहाँ पर एलिगेशन लगेगा कब लगता है, जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक में मिला दिया जाता है और एक वस्तु को यहाँ पर परसेंटेज देकर लिखा जाता है, तो यहाँ पर एलिगेशन लगता है। तो हमने भी एलिगेशन यहाँ पर यूज किया। और अगर आपने एलिगेशन मेथड से नहीं बनाया है तो आपने सेकेंड मेथड इसका क्या है, सेकेंड मेथड है इसमें कि अगर हमारे पास टोटल जनसंख्या 12,000 है, मान लेते हैं ये टोटल हमारे पास 12,000 जनसंख्या है और इस 12,000 जनसंख्या में कुछ पुरुष भी होंगे कुछ महिलाएं भी होंगी। तो अगर x पुरुष x है तो महिलाएं 12,000 में से x घटा लेंगे, तो जो बच गया वो महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी। और ये जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या है वो 6% की दर से बढ़ी है। पुरुषों की जनसंख्या 6% की दर से बढ़ी है तो 106% हो जाएगा, और प्लस महिलाओं की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ी है तो ये 108। और टोटल हमारे पास जब एक साल के बाद बढ़ेगी तो कितना आ जाएगा 12,800, तो इसके बराबर हो जाएगा 12,800। अब जैसे ही निकालेंगे तो x का मान निकलेगा और वो x का मान जब निकलेगा तो वो 8,000 आ जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर ये पुरुष की जनसंख्या अगर 8,000 है तो महिलाओं की जनसंख्या 4,000 होगी। और इस प्रकार से जो इसका आंसर हमारे पास प्रश्न में दिया गया था, पुरुषों की जनसंख्या पूछा गया था, जिसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही था। आप इसको सॉल्व खुद से कर लेंगे इसको। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारा पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा जो था वो था, एक मिश्र धातु में 12% तांबे हैं और उसमें बोला गया था 69 kg तांबे प्राप्त करने के लिए हमें कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो 100% हमारे पास टोटल मिश्र धातु होगा, ठीक है। और इसमें से 12% कॉपर है, तो जो हो अन्य होगा अदर होगा वो 88% होगा। और ये 12% किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो ये 12% हो जाएगा हमारा 69 kg के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 12% 69 kg के बराबर? क्योंकि आप इसमें बोला गया कि आप मिश्र धातु का कितना भी मात्रा हो लेकिन उसमें क्वांटिटी हमारे पास तांबे की जो होगी वो 12% ही होगी, चाहे वो 200 kg हो या फिर 500 kg हो, कुछ भी हो क्वांटिटी, लेकिन इस क्वांटिटी में हमारा 12% ही तांबा होना चाहिए। ये प्रश्न में था, तो हमारे पास 12% तांबा होना चाहिए और हमें 69 kg तांबा प्राप्त करना है। तो ये 69 kg भी 12% होगा और 69 kg अगर 12% है तो आपसे 100% पूछा गया था, तो 100% निकालेंगे इसका। तो 4 से काटेंगे 3 बार में और 4 से ये 25 बार में, 3 से ये जाएगा 23 बार में। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 × 23 तो मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 575 kg। इसका सही आंसर हो जाएगा कि टोटल हमको 69 kg तांबे प्राप्त करने के लिए 575 kg मिश्र धातु की आवश्यकता होगी और इस 575 kg में 12% तांबा होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर था ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है तांबे और एल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है और इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तांबे है, कॉपर है और यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है। 30% तांबा है, 30% अगर तांबा होगा तो 70% क्या होगा एल्युमिनियम होगा। और इसको अगर अनुपात में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 3:7 हो जाएगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको अनुपात में ही कर लें, इसको ज़्यादा बेहतर होगा इसको। इसके बाद क्या करना है, इसमें इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। अगर तांबा हमारे पास 20% हो जाए तो एल्युमिनियम हमारा 80% होगा। तो इसको अगर अनुपात में देखा जाए तो 1:4 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:4। और
ये हमारा पुराना वाला मिश्रण था और ये हमारा नया मिश्रण था। ठीक है, अब क्या किया गया इसमें बोला गया है कि कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए। आप क्या मिला रहे हैं इसमें? एल्युमिनियम पाउडर को मिला रहे हैं। तो आप अगर एल्युमिनियम को मिला रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर की मात्रा तो सेम रहनी चाहिए। जैसे कंटेनर में अगर हमारे पास दूध और वाटर की मात्रा है, इसमें 5:7 है या 5:3 है, और इसमें अगर आप पानी मिला रहे हैं, इसमें पानी अगर डाला जा रहा है तो दूध की मात्रा तो उतना ही 5 यूनिट ही रहेगा, क्योंकि दूध की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो ठीक उसी तरह से वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है कि एल्युमिनियम पाउडर मिलाना है। एल्युमिनियम पाउडर मिलाना है तो यहाँ पर कॉपर की जो क्वांटिटी है सेम रहनी चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:12 आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वांटिटी था 2 kg का क्वांटिटी था, प्रश्न में दिया गया। तो हमारे पास पुराना मिश्रण कितना क्वांटिटी का था? 10। तो ये 10 किसके बराबर था? 2 kg के। तो आपको मिलाना क्या था? एल्युमिनियम पाउडर मिलाना था। तो पहले हमारे पास एल्युमिनियम पाउडर कितना था? 7 यूनिट था। अब एल्युमिनियम पाउडर कितना है? 12 यूनिट। कितना मिलाना चाह रहे हैं? 5 यूनिट मिलाना चाह रहे हैं। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 5 से काटेंगे 2 बार में और ये 2 से जाएगा, इधर 1, मतलब 1 kg हमें मिलाना पड़ेगा एल्युमिनियम पाउडर, जिससे क्या हो जाएगा? 20% तांबे का अनुपात हो जाएगा। अगर 1 kg आप मिला देंगे तो यहाँ पर जो नया मात्रा मिश्रण में आएगा वो कॉपर की मात्रा 20% हो जाएगा और एल्युमिनियम की मात्रा 80% हो जाएगा। और यहाँ पर ग्राम में दिया गया आंसर, तो यहाँ पर 1000 ग्राम हो जाएगा। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत 3/4% है और शेष सीसा है। यदि खान से 8000 kg अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना kg सीसा होगा? आपसे पूछा जा रहा है शीशे की मात्रा बताएं। तो अगर 100% अयस्क होगा जिसमें 60%, अगर 100% कोई अयस्क है जिसमें 60% क्या है? धातु है, मेटल है, तो यहाँ पे 40% नॉन मेटल होगा, जो भी है नॉन मेटल होगा। ठीक है, खान से 8000 kg अयस्क निकाला जाता है। टोटल हमारे पास 8000 kg अयस्क निकाला गया और इस 8000 में से 60% मेटल है, तो मतलब 4800 kg मेटल है, धातु है। इसके बाद क्या किया गया? चांदी का प्रतिशत 3/4% है। तो चांदी का प्रतिशत, हमारा चांदी भी तो धातु होता है, तो मतलब धातु ये धातु है, तो धातु है तो 3/4% इसका प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 1/100 आ जाएगा और ये 00 से चला जाएगा ये, और 4 से काटेंगे तो ये 12 बार में। इसका मतलब 36 kg क्या है हमारे पास? चांदी है। 36 kg हमारे पास क्या है? चांदी है। अब जो 36 kg के बाद जो बच गया वो क्या है? शीशा हो जाएगा इसमें। तो 4800 में से अगर हम 36 kg घटा लेंगे तो 4, और इधर कितना बच गया? 6, 7, 4 kg। इतना kg शीशा हमारे पास है। इस अयस्क से इतना शीशा प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न भी हमारा मिश्रण पर ही है, और जिसमें लिखा गया है दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? तो प्रश्न में जो क्वांटिटी दिया गया 40 लीटर, उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करें और परसेंटेज वाले जो बात कही गई है उसको ध्यान में रखें इसको। तो अगर वाटर है और यहाँ पर मान लेते हैं मिल्क है, तो 10% अगर पानी है तो 90% दूध होगा, सीधी सी बात है। अनुपात में देखा जाए तो 1:9। ये पुराना वाला मिश्रण था
अब क्या बोला गया इसमें, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए। तो अगर पानी की मात्रा हम 20% करना चाह रहे हैं तो दूध की मात्रा हम 80% करेंगे। तो अनुपात में देखेंगे तो ये 1:4 हो जाएगा, 1:4। ये नया वाला मिलाया क्या जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है प्रश्न में, तो आप बोलेंगे पानी को मिलाया जा रहा है। तो अगर पानी को मिलाया जा रहा है तो दूध हमारा जो है क्वांटिटी उसको तो सेम रहनी चाहिए थी, मिश्रण में क्वांटिटी इसकी सेम रहनी चाहिए थी। तो यहाँ पे तो ये 9 ये 4 कैसे हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में बराबर आ जाएगा। तो आ जाएगा ये 4 और इस 36 और 9:36। ये हमारा पुराना वाला है मिश्रण और ये नया वाला मिश्रण है। अब मिश्रण हमारा बराबर हो गया क्योंकि पानी मिला रहे थे तो दूध की मात्रा हमारा सेम हो गया यहाँ पे। अब सेम हो गया तो हमारा पुराना वाला मात्रा अगर देखें तो कितनी क्वांटिटी है, 40। तो ये 40 किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 हमारा हो जाएगा 40 लीटर के बराबर हो जाएगा। और मिलाया क्या जा रहा था, पानी मिलाया जा रहा था। तो 4 यूनिट पहले मिला रहे थे, अब 9 यूनिट हो गया। कितना यूनिट बढ़ा रहा है, तो बढ़ कितना गया इसमें, तो 5 यूनिट बढ़ गया। तो 5 4 40 से 40 चला जाएगा ये, और 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 5 ही आ जाएगा। तो मतलब 5 लीटर आपको इसमें, जैसे ही 5 लीटर आप पानी की मात्रा इसमें मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 20% पानी की मात्रा हो जाएगा और 80% दूध की मात्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर है इसका 5 लीटर, ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जिसमें अगर बोला ना जाए, जिसको मिलाने की बात नहीं किया गया है उसको सेम रहना चाहिए। यहाँ पर पानी की मात्रा अगर मिलाने की बात कही है तो यहाँ पर दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो हमने दूध की मात्रा सेम किया है, बस ये ध्यान में रखेंगे। परसेंटेज में जो मिश्रण वाली परसेंटेज है आपकी सॉल्व होनी पक्की है। चलिए ये प्रश्न को देखिए, और ये प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, हुआ है 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 दिया हुआ है। अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है 1:4 दिया हुआ है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। आपसे अल्कोहल की प्रतिशत पूछा जा रहा है नए मिश्रण में। तो 15 लीटर टोटल हमारे पास है, टोटल हमारे पास क्वांटिटी मिश्रण का 15 लीटर है और टोटल यूनिट कितनी है 5। तो ये 5 15 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 3। तो 1 बराबर अगर 3 है, 3 लीटर है तो ये 12 लीटर होगा, तभी तो 15 लीटर होगा दोनों मिलकर। अब क्या किया गया, इसमें 3 लीटर पानी इसमें मिलाया गया है। तो आप अगर पानी मिला रहे हैं इसमें, तो पानी मिला रहे हैं तो क्वांटिटी अल्कोहल की अभी भी 3 लीटर ही है, क्योंकि अल्कोहल में तो ऐसा छेड़छाड़ नहीं किए हैं जैसे अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाए। तो यहाँ पर 3 लीटर ही अल्कोहल है। लेकिन हाँ, मिश्रण जो 15 लीटर था वो अब 18 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 लीटर हम ऊपर से एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो ये 3 लीटर अल्कोहल है हमारे पास अभी भी, लेकिन मिश्रण की क्वांटिटी 18 लीटर है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से जाएगा ये 50 बार में। तो मतलब 50/3। इसको कैसे लिखेंगे, 16 सही 2/3 प्रतिशत हमारे पास अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। कब, जब इसमें आप 3 लीटर पानी मिला देंगे, उसके बाद हमारे पास जो प्रतिशत की मात्रा, अल्कोहल की जो मात्रा है वो 16 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगी। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न है, और ये छठा प्रश्न हमारा जो सबसे पहले जो मैंने एलिगेशन पे बनाया था उसी टाइप से ये बनाया जाएगा, इसमें एलिगेशन ही लगेगा। तो ये प्रश्न में जैसे लिखा गया 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% हो जाए। तो 2 अलग अलग अल्कोहल की मात्रा है, जिसमें लिखा गया 30% और यहाँ पे है 50%।
दो अलग अलग मिश्रण है, सॉरी दो अलग अलग एल्कोहल की मात्रा है और दोनों को एक में मिलाकर क्या कर दिया गया है, मिश्रण को 45% कर दिया गया है और इसका अनुपात पूछा गया है। तो जब 50 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15, तो 5 से एक बार में और ये 3, 1:3 आ जाएगा इसमें अनुपात। और नए मिश्रण में जो अनुपात होगा वो 1:3 होगा और इस प्रकार से जिसका आंसर होगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप एलिगेशन कब लगाएंगे, जब दो अलग अलग मिश्रण को एक मिश्रण में बदल दिया जाए और उसका अनुपात पूछा जाए तो एलिगेशन लगा लेते हैं इस पर। 7वां प्रश्न भी हमारा एलिगेशन पे है और इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा खुद से इसको बनाने का कोशिश करें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे परसेंटेज के वीडियो के टाइप सिखा चुके हैं और ये हमारा लास्ट वीडियो है। वीडियो लास्ट नहीं है, मतलब परसेंटेज का वीडियो लास्ट है। तो इसमें आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सीखने का भी प्रयास करें, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्रश्न है हमारा 25% एल्कोहल और यहाँ पे है 50% एल्कोहल, दो अलग अलग है और इसको किया गया है, एक मिश्रण में मिलाया गया जो 40% हो जाए। दोनों को मिलाकर ऐसा मिलाएं कि दोनों 40% हो जाए। तो आप क्या करेंगे, -10 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा 15, काटेंगे तो 5 से 2 बार में और ये 3 बार में। तो मतलब हमको 2:3 में अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास 40% हो जाएगा। दोनों को अगर ऐसे मिलाते हैं, 2 यूनिट 25% वाले को 2 यूनिट मिला देंगे और 50% वाले को 3 यूनिट मिला देंगे, तो हमारे पास जो टोटल मिश्रण के जो परसेंटेज आएगा 40% वाले हो जाएंगे ये। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें प्रश्न की ओर आते हैं और 8वां प्रश्न हमारा फ्रैक्शन वाले PYQ पे है। ये भी अलग टाइप है, लेकिन इसी में कुछ टाइप आज की वीडियो जो हमारा है वो लंबा होने वाला है, जिसमें सारे परसेंटेज को आज कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखा गया यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, तो अगर भिन्न का अंश अगर P है और इसको 20% अगर बढ़ा रहे हैं इस भिन्न को, तो 120% हो जाएगा ये। और हर में 5% की कमी किया जा रहा है, तो मतलब अगर हर 100% है तो ये 95% हो जाएगा अब। और जैसे ही ये सब सॉल्व करने के बाद हमको क्या बोला गया, 5/2 प्राप्त होता है। कब, जब अंश में 120% की वृद्धि हो और हर में 5% की कमी हो, उसके बाद हमारे पास जो नया भिन्न आएगा वो 5/2 आएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये 100 से ये 100 तो चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, P × 120 और Q × 95 बराबर 5/2 के। ये 120 ऊपर है, यहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो P/Q कैसे लिखेंगे इसको, 5 × 95 और नीचे में 120 × 2, काटेंगे तो 24 बार में चला जाएगा। अब नहीं कटेगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 95/48। और जब 95/48 जब आ जाएगा ये, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रैक्शन वाले। तो फ्रैक्शन वाले प्रश्न आपको इसी तरह से बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे प्रश्न बोला जाएगा वैसे वैसे आपको करनी है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। 9वां प्रश्न हमारा मिश्रण पे है और मिश्रण वाले प्रश्न हमारा जो दिया गया 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वो इस घोल का 50% हो जाए। तो जो मात्रा दिया गया 300 ग्राम उसको थोड़ी देर के लिए आप स्किप करें और परसेंटेज में जो दिया गया उसको आप ध्यान में रखें उसको। तो लिखा गया चीनी के घोल में 40% चीनी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर शुगर की मात्रा 40% है तो पानी की मात्रा 60% होगी। रेशियो में देखें तो 2:3 हो जाएगा। फिर क्या किया गया है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वो 50% हो जाए। तो अगर 50% अगर चीनी हो जाए तो
50% पानी भी हो जाएगा, तो मतलब रेशियो में 1:1 हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा यहाँ पे। चीनी मिलाने की बात कर रही है इसमें। अगर हम चीनी मिला रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो अगर पानी की मात्रा अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा इसको। हो गया सेम। अब तो अब हमारे पास जो पुराना मात्रा था 2:3, ये हमारे पास पुराना मात्रा था, और पुराना मात्रा के हिसाब से टोटल 5 यूनिट है हमारे पास, और 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 300 ग्राम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में टोटल मात्रा 300 ग्राम ही है। बोला क्या गया था इसमें कि चीनी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। तो हमने 2 पहले मिला रहा था चीनी 2 यूनिट, अब हम 3 यूनिट मिला रहे हैं, तो 1 यूनिट तो वृद्धि हुई है, तो 1 यूनिट किसके बराबर? तो जब इसको पार्ट काटेंगे तो 5 से 60 बार में, तो ये 1 उधर जाकर 60 हो जाएगा। तो 60 ग्राम चीनी अगर आप मिला देते हैं, बस 60 ग्राम चीनी चाहिए, जिससे मात्रा जो है वो 50% हो जाएगा, दोनों 50-50% हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तो अगर 30% चीनी है, अगर 30% चीनी है तो 70% क्या होगा? पानी होगा। तो रेशियो में देखें तो 3:7 हो जाएगा। तो नए घोल में कितनी चीनी डाली जाए ताकि 70% चीनी हो? अगर आप 70% चीनी करना चाह रहे हैं तो 30% पानी करेंगे, तो मतलब 7:3 करना चाह रहे हैं आप। तो आपको मिलाया क्या जाना चाहिए? चीनी मिलाने की बात कर रही है इसमें। तो आप अगर चीनी मिला रहे हैं तो फिर वही बात, पानी की मात्रा सेम हो। तो पानी की मात्रा अगर सेम हो तो सेम करना पड़ेगा इसको। तो सेम कैसे करेंगे? इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। जैसे ही करेंगे तो 9:21 और इधर 49:21 हो गया। अब पानी की मात्रा है, दोनों में सेम हो गया। तो हमारे पास टोटल मात्रा, पहले की मात्रा देखें कि कितना मात्रा है। पहले टोटल यूनिट हमारे पास 30 था, और प्रश्न में 75 ग्राम था, 75 ग्राम था। तो ये 30 75 के बराबर हो जाएगा। और मिलाया क्या जाना चाहिए था? यहाँ पे चीनी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए थी। तो चीनी की मात्रा अगर मिलाएंगे तो पहले 9 यूनिट मिला रहे थे, अब 49 यूनिट मिला रहे थे। कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। तो 40 किसके बराबर? तो ये 10 से ये 10 जाएगा, और ये 3 से काटेंगे तो ये 25 बार में, और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। और ये 100 क्या आएगा? 100 ग्राम आप चीनी अगर इसमें मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? 70% चीनी की मात्रा नए मिश्रण में आ जाएगा, और 30% हमारा पानी हो जाएगा। और इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी क्या है? इसका सही आंसर है, जो 100 ग्राम आपको चीनी इसमें डालनी है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। और 11वां प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण है, जिसमें 80% एसिड है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो? तो इसमें बनाना कैसे है? अगर 80% एसिड कर रहे हैं तो पानी की मात्रा 20% करेंगे। अगर एसिड हमारे पास 80% है, अगर एसिड हमारे पास 80% है तो पानी की मात्रा 20%, काटेंगे तो 1:4 आ जाएगा। तो मतलब 4 यूनिट 1 होना चाहिए। फिर इसके बाद बोला कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो। अगर आप 60% एसिड करेंगे तो 40% पानी करेंगे। तो 20 से काटेंगे 3 बार में, और 20 से काटेंगे तो ये 2 बार में। मतलब 3:2 करना चाह रहे हैं आप नए मिश्रण में कुछ मिलाकर। तो आपको मिलाना क्या था? इसमें पानी मिलाना था। अगर आप पानी मिला रहे हैं तो फिर एसिड बराबर होनी चाहिए। तो एसिड बराबर होनी चाहिए, तो एसिड को बराबर करें 3 और इधर 4 से। तो क्या आ जाएगा? 12:3 और इधर 12:8। ये हमारे पास क्या है? पुराना वाला मिश्रण है, और ये हमारा नया वाला मिश्रण है।
पुराने वाले मिश्रण के अनुसार देखें तो टोटल यूनिट हमारे पास 15 है, और ये 15 किसके बराबर हो जाएगा, 60 लीटर के, क्योंकि हमारे पास 60 लीटर ही प्रश्न में दिया गया टोटल। और मिलाना क्या था, हमें पानी मिलाना था। कितना मिलाएंगे, 5 यूनिट मिलाएंगे, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 15 से काटेंगे तो ये 4, और ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20। तो 20 लीटर अगर आप पानी मिला देंगे तो जिससे क्या होगा, नए मिश्रण में 60% एसिड हो जाएगा और 40% हमारे पास पानी की मात्रा हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो 20 लीटर हमारा आंसर भी हो जाएगा बी, और इसका ऑप्शन बी उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं कि क्या लिखा है कि इसमें 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। 20% मिलावट है, सोच लीजिए, मार्केट में यही चल रहा है अभी। 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। लगता है इसका कुछ मतलब जानकारी लीक हो गया, जिसके कारण ये अपनी मात्रा कम करना चाह रहा होगा, 5% करना चाह रहा होगा। तो 20% अगर मिलावट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं प्योर ग्लिसरीन होगा और एक इम्प्योर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 2 ही मात्रा होगा। तो अगर 20% मिलावट है, 20% अगर मिलावट है तो 80% शुद्ध होगा। ये तो 100% है कि शुद्ध होगा 80%, तो जब इसको निकालेंगे 1:4 हो जाएगा। तो शुद्ध की मात्रा 4 यूनिट और अशुद्धता की मात्रा 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया कि इसमें शुद्ध ग्लिसरीन कितना मिलाया जाना चाहिए जिससे मिलावट का स्तर 5% हो जाए, यानी हम 5% मिलावट करेंगे तो 95% शुद्ध करेंगे। तो 1:19, यानी कि शुद्धता की मात्रा 19 यूनिट होनी चाहिए और 1 यूनिट हमारे पास अभी भी मिलावट है। तो इसमें कितना शुद्ध मिलाना चाहिए, यही बोला गया था। तो आप अगर शुद्धता मिला रहे हैं, शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं, तो अशुद्ध की मात्रा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये यहाँ पे जब सेम है तो इस पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो सीधा देखेंगे 4 यूनिट ये और ये पुराना वाला यूनिट ये है हमारे पास। तो पुराना वाला है तो 5, और ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, 50 लीटर के। तो आप शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं तो शुद्ध ग्लिसरीन की मात्रा कितनी बढ़ानी है, क्योंकि 4 पहले था, अब 19 हो गया। कितनी बढ़ाएंगे आप इसमें, तो 15 यूनिट बढ़ा रहे हैं आप। तो 15 किसके बराबर, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 10, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 150 लीटर आप जब मिलाएंगे तब शुद्धता की मात्रा 95% हो जाएगी और अशुद्धता की मात्रा 5% रह जाएगी नए मिश्रण जब आप करेंगे तो। चलिए अब देखते हैं फल पे आधारित जो प्रश्न है हमारे, ताज़े फल और सूखे फल पे जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इसमें लिखा गया ताज़े फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 2 अलग अलग है इसमें, एक ताज़े फल है और ताज़े फल में बात करें तो पानी की मात्रा और पल्प की मात्रा। पानी अगर 68% है तो 32% पल्प होंगे। बात करें सूखे की, सूखे में अगर पानी की मात्रा देखें और पल्प की मात्रा, तो सूखे फल में 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। 100 केजी ताज़े फल भी है, यहाँ पर लिखा गया प्रश्न में 100 केजी जो है ये ताज़े फल है। 100 केजी हमारे पास ये ताज़े फल है। तो अगर 100 केजी ताज़े फल है तो इसमें से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो आप देखेंगे 100 केजी अगर ताज़े फल है तो 68% पानी है। तो पानी तो एक वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन उसके जो पल्प है वो तो सीमित बची रहेगी, गूदे उसके जो है वो तो बचे रहेंगे। तो 32% गूदे जो होंगे वो 100 केजी में निकलेंगे। 100 केजी में अगर 32% देखा जाए तो ये 32 केजी हमारे पास निकलेंगे, ये 32 केजी निकलेंगे पल्प हमारे पास। और ये पल्प जो है वो इस पल्प के बराबर हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि गुदे के दोनों के जो मान होंगे वो तो सेम ही होगा। यहाँ से तो ये जितना क्वांटिटी गुदे के यहाँ पे है उतना यहाँ भी होंगे, क्योंकि पानी की वाष्प जो बन के वो उड़ सकती है, लेकिन ये पल्प तो नहीं कमेगी। तो ये 32 kg 80% के बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर हो जाएगा। और हमने सूखे फल प्राप्त करना है, तो सूखे फल में 20% पानी भी तो था, तो 80% और 20% दोनों मिलके 100% है। तो जब काटेंगे तो ये 8 से जाएगा 4 बार में, और ये 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 40 kg। तो कहने का मतलब कि ताज़े फल में जो 100 kg है उससे हम 40 kg सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन बी इसका सही आंसर था कि आप 100 kg अगर ताज़े फल है तो उसमें से आप 40 kg फल प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब इस तरह से आपके इन्फॉर्मेशन दिया हो तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा ताज़े फल और सूखे फल पर ही है, और इसको आप खुद से बनाएं और कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। वीडियो को पॉज करें और बनाना शुरू करें। तो लिखा गया ताज़े फल में 80% पानी है। यहाँ भी दो तरह के हैं, ताज़े हैं और एक सूखे हैं। तो ताज़े फल में 80% पानी है, पानी की मात्रा 80% है, तो पल्प हमारे पास क्या हो जाएगी? 20% हो जाएगा। वहीं बात करें सूखे फलों की, तो सूखे फल में 10% पानी है। तो अगर 10% पानी है तो 90% तो पल्प होंगे। यदि सूखे फल का वजन 250 kg है, अब सूखे फल की बात कर रहे हैं, यानी कि उस समय ताज़े फल की बात हुआ था और इसमें सूखे फल की है। सूखे फल में 250 kg क्या है? फल है। जो वेट है 250 kg है। तो सूखे फल में अगर 250 kg है तो उसमें 10% पानी होगा तो 90% तो पल्प होगा। तो अगर 250 kg है तो इसका 90% जब निकालेंगे तो आ जाएगा 225 kg, यानी कि 90% क्या आ गया? 225 kg पल्प है। और ये 225 kg पल्प इस पल्प के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पल्प की तुलना पल्प से ही होगी, क्योंकि पल्प की मात्रा दोनों सेम होगी। तो 20 बराबर 225। तो आपसे पूछा गया ये जो ताज़े फल से प्राप्त किया गया वो कितने kg फल था? वो तो 100% फल था, क्योंकि 80% पानी और 20% पल्प, तो 100%। जब इसको काटेंगे तो 5 बार में, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो आ जाएगा 1125 kg ताज़े फल। 1125 kg जो ताज़े फल है उससे आप 250 kg सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपको 250 kg अगर सूखा फल प्राप्त करना है तो ताज़े फल की मात्रा हमें 1125 kg चाहिए। और उस समय था कि ताज़े फल दिया गया था और सूखे फल के बारे में पूछा गया था। तो दोनों तरह के प्रश्न थे, आपके RS अग्रवाल के जो बुक है उसमें मिल जाएंगे लास्ट क्वेश्चन में। आते हैं 95 प्रश्न की ओर, और हमारा जो ये प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक परिवार में चावल, दूध तथा तेल पर खर्च का अनुपात दिया हुआ है। तो राइस, मिल्क और ऑयल रेशियो दिया हुआ है 12, 17 और ये 3। ठीक है, ये खर्च का अनुपात दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 0, 0, 0 जब रेशियो में दिया हो तो 1, 0, 0 जितना डाल सकते हो डाल सकते हैं। तो हमने मान लेते हैं कि 120 रुपये खर्च चावल पे किया, 170 रुपये दूध पे और तेल पे 30 रुपये खर्च किया। हालांकि प्रेजेंट की स्थिति देखें तो 30 रुपये है ही नहीं, तो 30 रुपये इन्होंने खर्च किया। क्या किया गया कि इसके जो मूल्य है वो बढ़ गए। तो राइस के मूल्य पहले जो 120 रुपये थे उस पर 20% बढ़ गए। तो 20% जब बढ़ जाएंगे राइस के मूल्य तो कितने आ जाएंगे? 144, 144। ये 20% बढ़ने के बाद राइस का मूल्य 144 हो गया। इसके बाद क्या कहा गया, दूध पर भी 30% की खर्च बढ़ गई और तेल पर भी 50% की खर्च बढ़ गई। तो दूध अगर 170 रुपये मिल रहा था पहले,
और इस पर 30% की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हो गई है? 221। ये दूध की खर्च है जो वृद्धि होने के बाद 221 हो गई। इसके बाद बोला गया कि तेल पे 50% की वृद्धि हुई है, तो 50% की वृद्धि हुई है मतलब 150, तो मतलब 45 रुपये। अब क्या पूछा गया इसमें? बढ़ गए इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि आपसे पूछा गया है, तो टोटल खर्च हमने कितना कर दिया? वृद्धि के बाद हमारे पास जो खर्च हो गया वो कितना हो गया? तो 4 5 10 0 हासिल 1 4 6 4 10 1 410 रुपये। 410 रुपये अब खर्च होने लगे हैं। पहले कितने खर्च होते थे? 170 और 30, 200, एक 300, 320 रुपये। पहले हमारे पास 320 रुपये खर्च होते थे और अब हमारे पास 410 रुपये खर्च हो रहे हैं। कितने बढ़ गए? तो आप बोलेंगे 90 रुपये तो बढ़ गए। और ये 90 रुपये जो बढ़े होंगे पिछले से बढ़े होंगे, पिछले वाले पे ही बढ़े होंगे, तो ये 320 पे ही बढ़े होंगे, क्योंकि कीमत कम ज़्यादा पिछले वाले से ही किया जाता है। तो यहाँ पर 320 और काटेंगे 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे तो 8 बार में, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में आ जाएगा। कितना ये? 225/8। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 225 को तो 2 बार में 16 और ये आएगा 6, कट जाएगा 5 8 6 4 1, मतलब 28 सही 1/8% की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी जब ये 120%, 130% और 140% जब बढ़ेगी 20, तो हमारे पास 28 सही 1/8% देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 28 सही 1/8% इसकी वृद्धि होगी। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न हमारा इसमें लिखा गया, यदि पंखे के कारीगर का वेतन 8/3% बढ़ जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसके मासिक वेतन बताएं। मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन 300 रुपया होगा, 300 रुपया होगा और 8/3% इसका वेतन बढ़ गया। तो पहले 300 था और अगर बढ़ाएंगे 8/3%, तो मतलब 8 रुपये ही बढ़ेगा। तो 8 रुपये बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? ये 308 रुपया हो जाएगा, 308 हो जाएगा। और इसमें बोला गया कि उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते थे। पहले 300 प्राप्त होता था, अब 308 प्राप्त हो रहा है। कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है? तो 8 ही प्राप्त हो रहा है। तो ये 8 किसके बराबर? 72 के। वेतन कितना माने थे हमने? 300, क्योंकि आपसे पूछा गया उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन 300 ही था। तो 300 किसके बराबर हो जाएगा? तो 8 से काटेंगे 9 बार में और ये 300 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2700 हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि इसमें हम 300 क्यों माने, 100% क्यों नहीं माने इसमें। अगर आप 100% मानते हैं, सपोज कीजिए अगर आप 100% मान लेते कि उसका वेतन 100% है, तो आप इस 100% का जब 8/3% निकालते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो चल जाता, फिर ये दशमलव में आता, 8/3 है यहाँ पे और यही बढ़ा हुआ है तो ये दशमलव में आ जाता। तो हम यहाँ पर कोशिश करें आप लोग कि यहाँ से जो 3 है उसको हटाने की। तो हमने 3 ऐसे हटाएं क्योंकि 300 मान लिया, जिससे ये नीचे वाला 3 हट जाएगा। तो हमने वेतन मान लिया। आप 600 भी मान सकते थे, ऐसा माने कि हाँ यहाँ से 3 से ये कट सके। मानने को कुछ भी मान सकते हैं, बस यहाँ पे है कि फ्रैक्शन को हटाया कैसे जाए। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। और 17वां प्रश्न हमारा है, इसमें लिखा गया, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। तो मान लेते हैं टोटल 150 स्टूडेंट है, बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर। अगर बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 150 है, तो अगर मान लें
लड़का और यहाँ पे लड़कियाँ। अगर लड़कों की संख्या अगर x होगा तो लड़कियों की संख्या इस 150 में से जो बच जाएगा वो होगा। तो ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या हो गया। अब क्या किया गया इसमें, लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या, लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें बोला गया है लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है लड़कियों की संख्या। ये प्रश्न में आपसे बोला गया है। तो अगर लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो 150 ही हो जाएगा और इस 150 का x% हो जाती है लड़कियों की संख्या। तो 150 माइनस x यही हो जाएगी क्योंकि लड़की की संख्या यही है। प्रश्न में जैसा लिखा है टोटल हमारे पास स्टूडेंट 150 था, उसमें से x अगर लड़के हैं तो 150 में से x जो बच जाएगा वो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। अब क्या क्या गया इसमें, लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% लड़कियों की संख्या हो जाती है। तो आपसे पूछा गया x का मान निकालें। तो यहाँ से ये जाएगा 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 3x और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो 300 माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो 5x आ जाएगा 300। तो x बराबर क्या आ जाएगा 300/5 तो आ जाएगा 60। तो x का मान क्या आ गया 60 आ गया और लड़कों की संख्या क्या पूछा गया 60। तो लड़कों की संख्या 60 है तो ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो यहाँ पे 90 हो जाता क्योंकि टोटल हमारे पास 150 है और उसमें से 60 अगर लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 90 हो जाएगी। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारा है एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्य का अनुपात 7:5 है। बैग है और यहाँ पे शूज है, क्या लिखा गया 7:5 है। बैग और जूते का जो अनुपात है 7:5 है। अब क्या क्या गया इसमें, स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपया अधिक है। तो आपको कितना अधिक दिख रहा है जूते के मूल्य से, 2 अधिक दिख रहा है। प्रश्न में क्या बोला गया था कि 200, तो 2 किसके बराबर 200 के। तो आपसे पूछा गया शूज का दाम बताएं तो 5 किसके बराबर, जब ये 2 से काटेंगे तो 100 बार में और ये 5 उधर जाएगा तो आ जाएगा 500। तो मतलब जूते का मूल्य है हमारे पास 500। और इस अगर आपसे बैग का मूल्य पूछा जाता तो यहाँ पर 7 हो जाता, तो 7 किसके बराबर 700 के। तो इस तरह से जो इसका आंसर है जूते का मूल्य था 500 और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न हमारा क्रिकेट पर ही है और क्रिकेट से रिलेटेड है। तो समझेंगे कि क्या है। एक बल्लेबाज ने 110 रन मारे, तो 110 रन मारे जिसमें से 3 चौके और तथा 8 छक्के शामिल थे। तो पूछा जा रहा है कि जो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन जो है दौड़ के बनाए हैं विकेट के बीच में। तो आपको जो टोटल रन दिया हुआ है कि हमें टोटल तो हमने 110 रन बनाए हैं, टोटल हमने 110 रन बनाए हैं और इसमें से 3 चौके लगाए हैं। 3 चौके लगाए हैं तो मतलब 12 रन तो ऐसे ही पूरा गया। इसके बाद 8 छक्के लगाए हैं, तो 8 अगर छक्के लगाए हैं तो 48 रन यहाँ पे हो गया। 48 रन हो गया तो ये हो गया कितना हो गया, ये 60 रन तो ऐसे ही हमने पूरा लिया चौके और छक्के मार के। बच कितना गया 50 रन, 50 रन बचे हैं और ये 50 रन हमने क्या किया है कि विकेट के बीच में दौड़ के रन बनाए होंगे, तो 50 रन हमने बनाए हैं। और ये 50 रन जो बनाए वो टोटल पे बना है, तो टोटल हमारे पास तो 110 ही था। और इस प्रकार से जो इसका आंसर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 0 से ये 1 0 जाएगा तो आ जाएगा 500/11। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से तो 45 सही 5/11% इसने क्या किया है विकेटों के बीच रन दौड़ के बनाए हैं। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ये क्रिकेट से रिलेटेड था। तो मैं हर टाइप के आज प्रश्न को सॉल्व किया हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपके परसेंटेज काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लास्ट वीडियो है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो 20वां प्रश्न है, इसके आंसर आप हमें कमेंट में करें, होमवर्क में इसको रख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे जो प्रश्न है 20 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आ गए हैं अगर प्रश्न आपको समझ में, आप बुक को टच करें, बुक से बनाएं प्रश्न को, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको बुक से बनाने में। उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम प्रॉफिट लॉस पे, जो प्रॉफिट लॉस के वाले जो चैप्टर हैं उसको देखेंगे। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी तरह से बेसिक अगर कंप्लीट है तो प्रॉफिट लॉस भी आपकी अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।